नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार प्राइमरी लेवल 1 से लेकर 5 तक के पर्यावरण के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आज मैं उसी क्रम में आज मैं आप लोग को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास एवं शिक्षण विधि पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है और प्रश्न जो है आपको 2011 से लेकर 2021 तक देखने को मिलेगा। 2011 से 21 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं सारे प्रश्नों को हम कराएंगे। आप लोग शाम को 6 बजे लाइव जुड़िए। ये सारी चीजें हैं आपको 6 बजे मिल जाएगा। आप आइए, पढ़िए और अपने उत्तर को दीजिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा और आपकी कैसी तैयारी है इसका आकलन भी किया जाएगा। दोस्तों, तो ये आज बाल मनोविज्ञान या बाल विकास एवं शिक्षा विधि जो है आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और 30-30 का श्रृंखला है और आप लोग डेली करिए, आपकी तैयारी और बेहतर होगी। बाल विकास एवं शिक्षा MCQ है, प्रैक्टिस बैच है, इसको करिएगा आप लोग। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहले प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए क्या है। पहला प्रश्न करें, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। अगर आप पढ़ाएंगे 1 से लेकर 5 में पढ़ाएंगे तो आपको बच्चों को शिक्षण देना है और किस विधि से देना है? खेल की विधि से देना है कि बच्चों को खेलने में भी मन लगे और उसके साथ साथ क्या, पढ़ाई में भी मन लगे, अर्थात बच्चों का एक विकास हो, एक डेवलपमेंट हो। किस तरीके का? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे। बी है कि शिक्षण विधियों के सिद्धांत पे। सी है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। और ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो बच्चों को जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, तो उनको खेल विधि के आधारित पे उनको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनका विकास और वृद्धि हो और एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताया जाता है। जब बच्चा हिस्ट पुष्ट होता है, जब बच्चा एक्टिविटी करता है, जब बच्चा एक्टिव रहता है तो उसका विकास और बुद्धि जो है, वृद्धि दोनों तेजी से होती है। इसलिए हम आप प्राइमरी या किसी भी स्कूल में देखेंगे तो प्ले ग्राउंड या खेल का विधि से बच्चों को सिखाया जाता है, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो अंताक्षरी हो, चाहे वो व्यायाम हो। इस तरह की एक्टिविटी करा के बच्चों को समझाने का काम किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ही इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है, खेल विधि को। अगला प्रश्न 2 नंबर का, एक बीमारी है डिक्सलेसिया संबंधित है, किससे संबंधित है? पहले डिक्सलेसिया जो है ये क्या है? बीमारी है। ये बीमारी है। ये किस प्रकार की बीमारी है? ये बीमारी नहीं, इसको कह सकते हैं एक विकार है। किस प्रकार का है? तो ये जब बच्चे पढ़ते हैं, आप देखते होंगे आपके घर परिवार में जब छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, कुछ बताते हैं, तो एक चीज को वो देखते हैं लेकिन उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। जैसे आप उसको 10 रुपये दिए, 10 रुपये की पहचान नहीं कर पाता है, इसको 1 रुपये बोल देता है। अगर उसे 50 रुपये दें तो उसे 5 रुपये बोल देता है। अर्थात अक्षर की पहचान उसको नहीं होती है, अक्षर की पहचान नहीं होती है, बार बार उस चीज को भूल जाता है। यही डिसलेक्सिया संबंधित है, अक्षर का भूलना। तो किससे संबंधित है? मानसिक विकास से कि गणितीय विकार से? ऑप्शन सी पठन विकार से और ऑप्शन डी है कि व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है उसका संबंध है पठन विकार से। अर्थात आप देखे होंगे ऐसे बालक हैं, उन बालकों को एक चीज को बार बार बताइए लेकिन वो चीज क्या है उसको भूल जाते हैं। उसी भूलने की प्रक्रिया को बाल मनोविज्ञान में डिसलेक्सिया कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करता हूं। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। ऑप्शन सी है कि विशेष विद्यालयों में और ऑप्शन डी है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 नंबर का प्रश्न का आंसर आप बताइए। 3 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि दूसरे जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ उनको बैठाकर पढ़ाना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा हाई फाई स्कूल में न डालना चाहिए। जरूरतमंद बच्चे हैं तो जो सामान्य बच्चे हैं जिनकी सामान्य बातें समझ में आए, उनके साथ अगर उनको बैठा के आप पढ़ाते हैं तो भाषा आपकी क्या है समझ में आ जाएगी, वो सीख लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पे, अधिगम का प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अधिगम के
प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अधिगम क्या होता है? अधिगम कोई चीज को सीखना होता है। क्या? सीखना, इन्वेशन करना, नई चीजों को सीखना, नए तरीके को सीखना, बच्चे का जिज्ञासु होना। तो अधिगम का प्रक्रम में अभिप्रेरण है सीखने वाले स्मृति को तेज करना। बात सही है, सीखना तो है लेकिन स्मृति को तेज करना नहीं है। पुराने अधिगम से नए अधिगम में विभेदित करना। सी है एक द्वितीय रूप से सोचने में सीखने वाले की प्रस्तुत करना। और ऑप्शन डी है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, अर्थात बच्चों को नई सोच देना, सीखने की ललक देना, उसे जिज्ञासु बनाना, यही अधिगम का रूप होता है। अर्थात वह बच्चा नई नई चीजों को सीखे और नई नई बातें पूछने का कार्य करे। इसीलिए टीचर को कहा जाता है अगर कोई बच्चा आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है आप उसका उत्तर दीजिए, उसको डांटिए और मारिए नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर डी फॉर डॉग होगा। आइए 5 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत शानदार प्रश्न है। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, देखिए कक्षा 5 की क्लास में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ कर देना चाहिए। बी है उस दैनिक कार्यों के लिए उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और ऑप्शन डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। कक्षा 5 का बच्चा जो न्यून दृष्टि है अर्थात वो ब्लाइंडनेस है, उसके आंख नहीं है, तो उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए टीचर को? तो कक्षा में वो क्या करेगा? उसके साथ सामान्य बर्ताव करेगा, उसको मारेगा नहीं, उसको पीटेगा नहीं, उसके साथ सामान्य बर्ताव करेगा। और वो व्यक्ति क्या है? देख नहीं सकता, तो उसको ऑडियो सीडी के माध्यम से बताए, उसको सहायता करे कि जो चीजें आप नहीं कर पाए उसको ऐसे करना है, उसकी सहायता करना है, न कि उसको डांटना है और मारना भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। आइए 6 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है। अगर आप टीचिंग किए होंगे, आप बीएड या बीटीसी किए होंगे तो आप टीचिंग आपका लगता होगा, उसमें आपको समझ में आता होगा क्या क्या आपका करना है। कह रहा है कि सैमपट को शिक्षण सामग्री के किस रूप के अंतर्गत किया जाता है? आप जब पढ़ाने जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको ऐसे ब्लैक बोर्ड मिलेगा, उस ब्लैक बोर्ड पर आपको क्या है? पढ़ाना पड़ेगा। इसी को शिक्षण समूह के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आप बताइए इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कि श्रव्य साधन, ऑप्शन बी है कि दृश्य साधन, और ऑप्शन सी है कि दृश्य श्रव्य साधन, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। श्रव्य साधन का मतलब होता है बोलना। क्या? बोलना। तो आपका सैमपट क्या है? बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। बच्चे क्या है? बोलता नहीं है, श्रव्य साधन नहीं है। आप जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो बच्चे उसको क्या करते हैं? देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? देखते हैं। इसी को उसको कहा जाएगा दृश्य साधन। अर्थात टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो बच्चे देखकर उसको लिखते हैं। अब देखिए जब आप डिजिटल ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करते हैं तो दृश्य श्रव्य दोनों हो जाता है दोस्तों। तो ये सैमपट पूछा है ना कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड पूछा है, स्मार्ट बोर्ड नहीं पूछा है, इसलिए इसको देखिएगा ध्यान से, दृश्य साधन हो जाता है। अर्थात बच्चे उस सैमपट पर देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन से शिक्षण कुशलता से संबंधित है? अर्थात किस प्रकार का शिक्षण, किस प्रकार की टीचिंग करना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज को समझ में आ जाए, बच्चे उसको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। तो सैमपट पे लिखना, पहला ए है कि सैमपट पे लिखना, बी है कि प्रश्नों को हल करना, सी है कि प्रश्न पूछना, और डी है कि उपयुक्त में से सभी। तो बताइएगा कि शिक्षण की कुशलता क्या होनी चाहिए, एक अच्छे टीचर के अंदर क्या कुशल होने चाहिए? तो वो हर बात को सैमपट पर लिखे, प्रश्नों को बताए कि कैसे हल किया जाता है, और बच्चों से प्रश्न पूछे कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी है। क्या है? ये शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं सभी। आइए अगला है 8 नंबर का प्रश्न कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उन्हें टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ऑप्शन बी है कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए,
और ऑप्शन डी है कि स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या है? अगर 8 नंबर का प्रश्न आप बता देंगे तो मैं मानूंगा कि तैयारी है। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का यह धर्म बनता है, शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वो बार बार बच्चों को क्या करे, प्रोत्साहित करे कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसको प्रोत्साहित करे कि मैं जब क्लास में आऊं तो आप हमसे क्या करें, लगातार प्रश्न पूछते रहिए, जिससे बच्चों के अंदर क्या हो, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, एक अधिगम उत्पन्न हो, ताकि वो नई चीजों को सीख सकें। इसीलिए टीचर को देखते हैं कि टीचर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसे डांटते और मारते नहीं है, उसे प्रश्न पूछने का प्रोत्साहित करते हैं। बेटा नहीं, बहुत अच्छा किया, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, आप लगातार इसी तरह प्रश्न पूछते रहें। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा के किंडर मार्टेन पद्धति का प्रतिपादित किया गया था। शिक्षा के किंडर मार्टेन पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। तो ये किंडर मार्टेन क्या होता है? ये बाग होता है। क्या? एक प्रकार का बाग, बाग, या इसी को हम लोग नर्सरी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? नर्सरी कह सकते हैं जी, या बाग बगीचा कर सकते हैं। ये पद्धति ऐसा पद्धति है कि जिस प्रकार से नर्सरी में पौधों को एक साथ सींचा जाता है, जिस प्रकार से नर्सरी में पौधों को एक साथ सींचा जाता है और उसके साथ पौधों का विकास होता है, तभी को हम कहते हैं कि किस टाइप का पौधा है। अगर एक नर्सरी में आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक ही तरह का पौधा होता है, और कहीं जाएंगे दूसरे नर्सरी में तो उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। लेकिन जब एक ही समुदाय के लोग एक तरह का रखे रहते हैं तो उनका विकास उसी क्रम में होता है। इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो है फोब्रेल ने किया था, और इसी सिद्धांत को आप देखेंगे तो ये काम किया गया था। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कि बच्चों का बगीचा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं चाइल्ड गार्डन के नाम से भी जानते हैं, या चाइल्ड या बच्चों का नर्सरी के रूप में जानते हैं। इसीलिए कहा गया था। इसका प्रतिपादन जो है, इस पद्धति के प्रतिपादन जो है कब किया गया था? तो इसका प्रतिपादन आप देखेंगे 1860 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो फ्रोबेल ने किया था, फ्रोबेल ने किया था। आइए अगले प्रश्न पे चलता हूं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है आपका 1840। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर के प्रश्न को आप सॉल्व करिए और बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न बहुत आसान है, आप घबराइए मत, प्रश्न बहुत आसान है। कह रहा है प्रश्न कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? कोई अभिभावक है, कोई गार्जियन है, वो विद्यालय में टीचर से जाकर नहीं मिलता है, तो टीचर का कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है कि बच्चों की उपेक्षा करेगा, ऑप्शन बी है कि अभिभावक को पत्र लिखेगा या लिखेंगे, या सी कह रहा है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और ऑप्शन डी है कि बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो बताइए, कोई अभिभावक टीचर से नहीं मिलने जा रहा है तो टीचर का यह कर्तव्य बनता है कि उस अभिभावक के पास जाए और जाकर टीचर पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तमाम चीजें टीचर को जाना चाहिए। तो आप स्वयं मिलने जाएंगे किससे? अभिभावक को। बच्चों को मारेंगे नहीं कि तुम्हारे पापा नहीं आए, ऐसा नहीं करेंगे। ये इसका सही आंसर सी है। 11 नंबर का प्रश्न, बचपन का संप्राकृत दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? ऑप्शन ए है बहुत तरीके से बच्चों का प्राप्त वयस्क, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, प्राप्त वयस्क के बराबर हो जाते हैं। बी एक बच्चों को युवा प्राप्त वयस्क के रूप में सबसे अधिक या सबसे अच्छा लगने लगता है। बचपन की आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि, और ऑप्शन डी है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। जब बचपन में जब आप विकास करते हैं, जब सांप्रतिक होते हैं, तो इसका सही आंसर होता है आपकी वृद्धि और परिवर्तन आप में देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अनूठी अवधि मानी जाती है कि बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण से मान्यता यह है कि बचपन में वृद्धि और परिवर्तन एक अनूठी अवधि है और बच्चे में के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसका सही आंसर है डी फॉर डॉग।
12 नंबर का प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि परीक्षण का महत्व बताना, पुराने प्रश्न बताना, सी केवल कमजोर छात्रों को प्रशिक्षित करना, और डी समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना। बताइएगा, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 12 नंबर का प्रश्न बताइए क्या है? 12 नंबर का प्रश्न है, तो 12 नंबर का प्रश्न है कि समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना और उसका उत्तर देना, यही टीचर का काम होता है। वो प्रश्नों को बार बार क्या करे? अभ्यास करे, बताए, तभी छात्रों को वो बता पाएगा और कर पाएगा। नहीं तो ऐसे टीचर भी क्या करेगा? अभ्यास नहीं करेगा, नहीं पढ़ाएगा, तो जाके स्कूल में पढ़ा नहीं पाएगा। तो इसीलिए टीचर को भी पढ़ाने से पहले क्या है? उसको पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार उत्तर को सॉल्व करना पड़ता है, ताकि उसका आंसर गलत ना हो और बच्चों के सामने वो अच्छे से पढ़ा सके। 13 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जो आप देखेंगे तो बताएंगे 13 नंबर का प्रश्न क्या है। पढ़िए प्रश्न को। असंगठित घर से आने वाला, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है। इसका मतलब क्या है? असंगठित यानी उसके घर में क्या हो? गरीबी हो, उसके घर में अभाव हो किसी चीज़ का, और वो बच्चा आपसे पढ़ने आता है, उसको कैसा अध्ययन करना चाहिए, कैसे कठिनाई का अनुभव करता है? तो वो उसका देखिएगा, ऑप्शन ए है कि सुनिर्मित पाठों का या पाठों में, ऑप्शन बी एक स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी है कि नियोजित निर्देश में, और ऑप्शन डी है कि अभ्यास पुस्तिका में। तो असंगठित घरों के जब बच्चे आते हैं, जब स्कूल में वो जाते हैं, तो उनको किस चीज़ की कठिनाइयाँ होती है सबसे अनुभव करता है? तो वो स्वतंत्रता के अध्ययन की का कथन करता है। उसको पता चलता है कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो उसको कितनी आज़ादी मिलती है। इस संगठित घर में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन असंगठित घरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपके स्क्रीन पे बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 14 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न क्या है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान छात्र के लिए आप क्या करेंगे? बुद्धिमान छात्र के लिए क्या करेंगे आप? संतुष्ट रहेंगे, अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, कि अधिक प्रगति हेतु प्रेरित करेंगे, कि अभिभावकों को बताएंगे? अगर आपके क्लास में एक बच्चा बहुत बुद्धिमान है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? आप क्या उस बच्चे से संतुष्ट रहेंगे, या उस बच्चे को और अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या उस अधिक प्रगति हेतु प्रेरित करेंगे, या अभिभावक को बताएंगे कि आपका बच्चा अच्छा है, पढ़ने में तेज है? 14 नंबर का प्रश्न क्या है? आप उसका आंसर दीजिएगा। ये बहुत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही सभी लोग बता रहे हैं कि सर जी अधिक प्रगति हेतु प्रेरित करेंगे, बच्चे को बताएंगे बेटा और अच्छे तुम तेज हो और अच्छी जानकारी है, लेकिन अधिक प्रगति और अच्छे से पढ़ोगे ताकि आपकी प्रगति क्या हो और होगी, उसको प्रेरणा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा। यदि विद्यार्थी अध्ययन में रुचि नहीं ले रहा है, अर्थात बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ने में उनकी रुचि नहीं है, तो उस प्रकार के विद्यार्थियों को टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर क्या करेगा? ऑप्शन ए को पढ़ने के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन बी कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी की चेतावनी देंगे, और ऑप्शन डी की रुचिकर तरीके से पढ़ाएंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कोई चीज़ समझ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती है, तो टीचर का कार्य क्या होता है दोस्तों? टीचर का सही कार्य क्या होता है? आप लोग बताइए। ये प्रश्न बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। आजकल देख रहे हैं कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गया है, और डिजिटल ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, टीचर जो है बच्चों को रुचिकर पढ़ाने के लिए और इंटरेस्टेड कहानियों का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका सही आंसर क्या है? रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाता है, इन्वेशन की तरीके से पढ़ाया जाता है, कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा क्या हो? पढ़ाई में इंटरेस्ट ले सके। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का, तार्किक सोच शुरू होने का स्तर है। तार्किक सोच कब शुरू हो सकता है? बच्चा कब तार्किक सोच कर सकता है? कब वो तर्क वितर्क कर सकता है? वो कितनी अवस्था में जाकर तर्क वितर्क कर सकता है? इसका सही आंसर क्या है बताइएगा। ऑप्शन ए कि संवेदन प्रमोद में, ऑप्शन बी कि औपचारिक में, ऑप्शन सी है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था में,
और ऑप्शन डी है कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। आप तार्किक कब हो सकते हैं, कोई बच्चा तर्क वितर्क कब कर सकता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, वो संवेदन प्रमोद की अवस्था में हो तब हो, कि वो औपचारिक अवस्था में हो तब, कि वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था में हो, कि वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था में है। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, बहुत आसान है। ऐसी सोच करने वाला, ऐसा तर्क वितर्क करने वाला बालक तभी कर सकता है जब उसे मूर्त मूर्त क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात वो सब समझने लगे कि अच्छा और बुरा में क्या अंतर है, सत्य क्या है। अगर ऐसी भावना उसके अंदर उत्पन्न होने लगी तो उस अवस्था को हम लोग मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं। अगला है 17 नंबर का प्रश्न है कि बौद्धिक विकास के 4 स्तर, बौद्धिक विकास के 4 स्तर किसने कहा था? ऑप्शन ए है कि कोलबर्ग, ऑप्शन बी है एरिक्सन, ऑप्शन सी है कि स्किनर और ऑप्शन डी है कि पियाजे। बौद्धिक के 4 अवस्था के बारे में किसने बताया था? बौद्धिक विकास की अवस्था के बारे में किसने बताया था? इनका नाम क्या है और 4 अवस्था कौन कौन से हैं उसको भी आप लोग बताइए, उसको भी बताइए। पहली अवस्था इसकी संवेगी अवस्था, संवेगी अवस्था जो है, संवेगी अवस्था ये आपका 0 से 2 वर्ष तक है, 0 से 2 वर्ष है। दूसरी इसकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसको हम पूर्व संक्रियात्मक, लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी, समझ लीजिएगा। संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये 2 से 7 वर्ष तक होता है, 2 से 7 वर्ष तक इसका कार्य होता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो अभी मैं बताया, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसकी आयु जो होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथी अवस्था जो है, चौथी अवस्था जो इसकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष होती है, 11 से 15 वर्ष होती है। अर्थात बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, जो संवेगी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। और इस स्तंभ को देने का कार्य जो किए थे ये आपके जीन पियाजे ने किए थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। मैं बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा पेन सही चल नहीं पा रही है, तो आप लोग इस चीज़ को याद करिएगा, पियाजे द्वारा ये दिया गया था ये 4 अवस्थाएं। अगली अवस्था है, अगला है 18 नंबर प्रश्न, अभिभावक की भूमिका है, अभिभावक की भूमिका है, क्या भूमिका है? ऑप्शन ए कि निर्देशात्मक, ऑप्शन बी है अग्र सक्रिय और ऑप्शन बी सी है कि संवेदनात्मक और ऑप्शन डी है कि उदासीन। बताइएगा एक अभिभावक अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार कर सकता है, एक टीचर अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा, तो वो व्यक्ति जो होता है, वो अभिभावक जो होता है अपने बच्चों के प्रति अग्र सक्रिय होता है, क्योंकि उसके बच्चे जो होते हैं अभी अल्प अवस्था में होते हैं, उतनी सक्रियता नहीं होता है, वो उसके बारे में सोचता है, सही गलत का फर्क बताता रहता है। 19 नंबर का प्रश्न है संज्ञात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छा या अच्छे से है? संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे से है किस प्रकार के? खेल मैदान, विद्यालय एवं कक्षा की ऑडिटोरियम की गृह। अगर आपका संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? 19 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, आप इसका सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा स्रोत आपको विद्यालय एवं कक्षा में होता है, ताकि जब आप सभी बच्चों के साथ बैठते हैं, उन बच्चों के साथ बैठकर आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये आपके मनोमस्तिष्क को विकास करने में कार्य करता है, इसीलिए विद्यालय एवं कक्षा इसका राइट आंसर होगा। आइए 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि अनुप्रेषित शिक्षण का संकेत है, अनुप्रेषित शिक्षण का संकेत है क्या है? अधिक उपस्थिति, उपचारात्मक कार्य, सीख विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है कि पूर्ण
निरस्ता। बताइएगा, अनुप्रेरित अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत है, क्या है? थोड़ा सा उच्चारण करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है बताइएगा। अनुप्रेरित शिक्षण के अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत है, क्या है? इसका सही आंसर है, अनुप्रेरित का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही है कि स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा टीचर से प्रश्न पूछना, यही इसका अच्छे से संकेत है या संकेत है। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।